नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार सिल और आप सभी का स्वागत एक बार फिर से मैं करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इग्नू BAPSH हिंदी। आज हम अध्ययन करेंगे BPSC 101 का यूनिट 2 यानी इकाई 2 के बारे में। इकाई 1 हमने पढ़ लिया है, वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। BPSC 101 नाम का प्लेलिस्ट होगा और वहाँ पर BPSC 101 के सारे चैप्टर जो है कोई पार्ट 1 में एक में ही कंप्लीट कर दिया है, किसी चैप्टर को मैंने 2 भागों में बताया है, तो वहाँ पर जाकर आप देखिए। आज इकाई 2 में हम पढ़ेंगे राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन, यानी एक स्टेट और उसकी जो पावर होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार का पावर जो है स्टेट को दिया गया है। राज्य क्या है, राजनीति क्या है, राजनीति एक रोजगार के रूप में कैसे देख सकते हैं, और राजनीति में जो राज्य के अंदर शक्तियाँ होती है उन शक्तियों का एक लीगल यूज यानी वैध उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति क्या है के बारे में। तो राजनीति क्या है ये जानना बेहद आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सभी और हम सभी राजनीति शास्त्र के छात्र हैं। तो एक वर्ड में, एक शब्द में कहे कि एक वाक्य में कि राजनीति क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना होगा कि राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है, राज और नीति। राज का मतलब होता है शासन और नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, इसी का नाम है नीति। नीति मतलब क्या? प्लान, योजना। तो अच्छा प्लान, अच्छा योजना कब होगा? जब आप सही समय पर, सही स्थान पर, सही कार्य को करेंगे तो ही वो नीति कहलाएगी। यानी राजनीति 2 शब्दों से बना है, राज और नीति। राज का मतलब शासन करना, ठीक है, और नीति का मतलब होता है कि सही स्थान पर, सही समय पर सही कार्य करने की कला को हम लोग कहते हैं राजनीति। यानी नीति विशेष के द्वारा कोई एक ऐसी नीति है, उस नीति के द्वारा शासन करना ही राजनीति कहलाता है। अगर मेरी कोई योजना है, उस योजना से ही मेरा योजना यह है कि एक मैंने प्लानिंग बना कर रखा है, एक खाका मैंने तैयार करके रखा है, उसी प्लानिंग पर मैं काम करूंगा तो वही राजनीति कहलाएगा। आप इस तरह समझिए कि हमारा जो भारतवर्ष एक देश है तो वो देश एक नियम पद्धति से चलती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी नियम के देश चल रहा है, हर एक चीज़ का नियम है। इलेक्शन कराने का नियम है, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद तक का जो चुनाव होता है वो एक नियम के तहत चलता है, ठीक है। तो उसी नियम के तहत किसी कार्य को करना, शासन करना ही क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। नागरिक स्तर पर या फिर व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धांत और व्यवहार क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। तो उम्मीद करेंगे ये राजनीति क्या है इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब देखिए राजनीति क्या है। पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स कहें तो ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है, और इस ग्रीक शब्द यानी पॉलिस, इस पॉलिस शब्द से ही पॉलिटिक्स को लिया गया है। और इस पॉलिस शब्द का जो अर्थ है ग्रीक वर्ड में, उसे कहते हैं नगर या राज्य। क्योंकि राजनीति आप कहाँ करेंगे? अगर आपके पास मैदान ही नहीं है तो आप क्रिकेट और फुटबॉल कहाँ खेलेंगे? इसीलिए तो उसी प्रकार राजनीति करने के लिए आपके पास एक स्थान होना चाहिए, आपके पास एक नगर या राज्य, एक क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपके पास क्षेत्र नहीं है तो फिर आप राजनीति, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि राजनीति जो शब्द है उसे आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे राजनीति की प्रकृति के बारे में। देखिए यहाँ पर सिंपल सा समझिए, राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो आम सदस्यता स्वीकार करते हैं या कम से कम साझा नियत को स्वीकार करते हैं। देखिए राजनीति की प्रकृति क्या है, मतलब नेचर क्या है राजनीति का? राजनीति का एक ही नेचर है कि आप एक समूह के बीच में रहते हैं। अगर आप खुद को उस समूह से अलग करते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि आप राजनीति के अंदर बिल्कुल शामिल नहीं है। राजनीति को समझने के लिए आपको सामूहिक रूप से कार्य करना होगा। अगर आप सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तभी जो हम लोग कह सकते हैं कि वो राजनीति है। जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव में सबको मतदान देने का अधिकार होता है, सबके पास एक समान कानून होता है, सबको वोट देने का अधिकार होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है
कि वोट देने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है या राजपूतों का है, नीचे तबके के जो दलित लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो जब वोट देने कोई जाता है तो सबको ही जाता है, ना तो उसका जाति देखा जाता है, ना ही उसका धर्म देखा जाता है, ना ही उसके इनकम ऑफ सोर्स आय व्यय को देखा जाता है। यानी राजनीति एक सामूहिक गतिविधि है। जब भी राजनीति का बात हम करते हैं तब हम सबकी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हो, चाहे वो किसी जाति विशेष से हो, उसका आय व्यय, अमीर गरीब, ऊंची नीची, हम कुछ नहीं देखते हैं। यानी राजनीति एक सामूहिक चीज है, तो उसमें वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनके पास आम सदस्यता होती है। यानी आप ऐसे ही जा सकते हैं, उसके लिए आपको वोट देने के लिए आपको कोई विशेष अधिकार ऐसा नहीं है कि आप ही वोट दे पाएंगे, आपका दूसरा कोई जो है वो वोट नहीं दे पाएगा। यानी एक सामूहिक गतिविधि, एक सामूहिक चीज़ है, जो आपके लिए होगा वो औरों के लिए भी होगा, जो औरों के लिए होगा वो आपके लिए भी होगा। तो राजनीति की जो प्रकृति है वो क्या है, वो सामूहिक है, वो सबके लिए है। वो किसी सिर्फ एक धर्म के लिए या एक जाति के लिए या सिर्फ अमीरों के लिए ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ गए। अब हम बात करेंगे राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता। अपरिहार्य का अर्थ है अनिवार्य, यानी मानव जीवन में राजनीति क्या है, अनिवार्य है, और ये एक विशेषता के रूप में हम सबके अंदर भरा हुआ है। देखिए, अरस्तु जो थे एक यूनानी दार्शनिक, उनका एक तर्क था। उनका यह तर्क था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति कूट कूट कर शुरू से ही भरी हुई है। ऐसा बिल्कुल ना समझे कि चुनाव लड़ने वाला ही एक व्यक्ति राजनीति करता है या उसके अंदर राजनीति है। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति छिपी हुई है, जरूरत है उसको बाहर निकालने की। देखिए, राजनीति शब्द का जब भी हम भारतवर्ष में उपयोग करते हैं तो उसे एक निंदनीय रूप में किया जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति शुरू से एक ऐसी रही है कि राजनीति शब्द का उच्चारण आते ही या सुनते ही हमारे दिमाग में एक निंदा सा छा जाता है। इस शब्द को हम अच्छे ढंग से नहीं देखते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कई नेता ने हमारे देश में इतने सारे घोटाले किए हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राजनीतिक शब्द को निंदनीय रूप में कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम समूह में कोई कार्य कर रहे होते हैं तो जब हम दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है किसी बीच में, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे तुम इसमें ज़्यादा राजनीति मत करो, तुम इसमें पॉलिटिक्स मत घुसाओ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम लोग गाली के रूप में देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब भी हम कोई समूह में कार्य करते हैं तब हम लोग ये सोचते हैं कि अरे उसे अधिक काम करने दो, मैं कम काम करूँगा, उसे अधिक पैसे खर्च करने दो। तो कहीं ना कहीं यही राजनीति है, सार्वजनिक हित के आड़ में निजी लाभ की खोज लेना। मतलब अगर कहीं पर किसी मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं पर किसी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो रहा है, तो हो तो रहा है वो सार्वजनिक सबके लिए, लेकिन उस सार्वजनिक कार्य में खुद के हित के बारे में सोचना कि इस सार्वजनिक काम में अगर मैं कोई मंदिर बना रहा हूँ तो मंदिर में अगर 10 लाख रुपए का फंड आएगा तो 1 लाख रुपए मैं अपने अंदर में चुरा कर रख लूँगा। यानी सार्वजनिक के हितों में भी हित के आड़ में निजी लाभ को खोज लेने की आलोचना करने के लिए राजनीति क्या है, एक मानव स्थिति की अनिवार्य विशेषता है। तो शायद इसीलिए ये भी कारण हो सकता है कि राजनीति को हम लोग निंदनीय रूप से देखते हैं। और अरस्तु ने तो कहा ही है कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से ही एक राजनीतिक पशु है। यानी आपके अंदर, मेरे अंदर, हर मनुष्य के अंदर में क्या है, राजनीति जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। और एक बात जो है दोस्तों वो ये है कि हमारे अंदर की जो राजनीति है, वो राजनीति ही क्या करती है, हमें दूसरे प्रजातियों से अलग बनाती है। ठीक है, अब कुत्तों की बात करें या किसी जानवर की बात करें, गाय की बात करें, तो उसके अंदर तो राजनीति की समझ नहीं है। राजनीति की समझ किसके अंदर है, मनुष्यों के अंदर में है। तो यही रीज़न है कि हम दूसरे माने जो पशु हैं, ठीक है, जो गाय, भैंस, बैल, बकरी, जो जानवर हैं, तो जानवर से अगर मनुष्य को अलग करती है तो वो क्या अलग करती है, वो राजनीति अलग करती है, वो हमारी सोच अलग करती है। तो यही विशेषता है किसकी, राजनीति का यही विशेषता है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जब भी हम कोई सामूहिक कार्य करते हैं, मतलब समूह में मिलकर कोई काम करने जाते हैं, मान लीजिए मंदिर का निर्माण को एग्जांपल लेते हैं, समूह में हम मंदिर के निर्माण करने के लिए सभी गांव के सभी लोग जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं कि नहीं फलना दुकान से जो है सीमेंट और छड़ बालू हम खरीदेंगे, लेकिन दूसरा आदमी खड़ा होकर बोलता है कि नहीं,
हमें इसके दुकान पर नहीं लेना है, हमें किसी और के दुकान पर लेना है। यही तो राजनीति है। तो कहीं ना कहीं अगर वो यह कहता है कि मेरे कहे हुए दुकान से लो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस बात के पीछे उसकी राजनीतिक मंशा छिपी हुई है, ठीक है। लेकिन बनाना सबको मंदिर ही है, इस दुकान से खरीदे या उस दुकान से खरीदे, लक्ष्य सबका एक ही है, मंदिर निर्माण होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके दुकान से खरीदो और वो कहता है कि नहीं इसके दुकान से नहीं, उसके दुकान से सारा सामान जो है खरीदो। या मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो यही विशेषता है राजनीति का, यही विशेषता है कि हो सकता है कि सब जो है एक ही बात पर सहमत ना हो। यही तो राजनीति की विशेषता है। इसलिए यही कहा गया है कि मानव स्थिति की एक अनिवार्य विशेषता जो हर मनुष्य के अंदर है। मतों का मेल कभी नहीं होता। किसी को नरेंद्र मोदी पसंद है, किसी को राहुल गांधी पसंद है, किसी को अरविंद केजरीवाल पसंद है, लेकिन सब चाहता है कि देश में एक प्रधानमंत्री बने। सब उसी के लिए कार्य कर रहा है कि देश प्रगति करे। किसी को राहुल गांधी में दिखता है प्रगति, किसी में केजरीवाल में दिखता है और किसी को नरेंद्र मोदी में दिखता है। चाहता सबको ही है कि देश आगे बढ़े, लेकिन जरिया अलग अलग हो। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी बने, आप चाहते कि राहुल गांधी बने, और वो चाहता है कि जरिया, देश की तरक्की का जरिया जो हो, देश तरक्की करे, किसके हाथों से? अरविंद केजरीवाल के हाथों से। मैं चाहता हूं कि देश तरक्की करे, किसके हाथों से? नरेंद्र मोदी के हाथों से। तो दोस्तों यही है विशेषता, असहमति। लक्ष्य वही रहेगा, लेकिन किए गए जो रास्ते होंगे हमारे वो अलग अलग होंगे। तो ये क्या है? राजनीति मानव स्थिति की एक अनिवार्य विशेषता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में। राजनीति हमने पढ़ लिया, जान लिया राजनीति क्या है, राजनीति की परिभाषा। अब बात करते हैं राज्य क्या है। देखिए सिंपल से शब्दों में इस चीज़ को समझिए, बहुत ही सिंपल। राज्य क्या है? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन यानी सरकार के अधीन कार्य करता है। भारत में जितने भी राज्य हैं तो वो हर राज्य का कोई ना कोई सरकारें होती है, ठीक है। तो जो राज्य होता है एक ऐसा इकाई है, ठीक है, जो किसके अधीन काम करता है, किसके नीचे काम करता है? एक शासन के अधीन काम करता है, एक सरकार के नीचे काम करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम राज्य कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी हम राज्य कह सकते हैं। जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज्य ही कहते हैं। कोई कोई प्रदेश कहता है झारखंड प्रदेश या झारखंड राज्य, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी वो राज्य की बात कर रहा है। प्रदेश मतलब भी राज्य ही होता है। तो एक वैसा इकाई, राज्य उस संगठित इकाई, एक ऐसा संगठित इकाई जो किसी शासन व्यवस्था के अंदर काम करता है या अधीन है, उसे ही हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में और असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन बिल्कुल कर लीजिएगा, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक दार्शनिक, एक राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम है रॉल्फ मिलीबैंड। तो रॉल्फ मिलीबैंड जो थे उन्होंने कई सारे विचार दिए हैं। तो उनमें से एक विचार जो है, उनका 5 विचार उन्होंने दिए हैं। वो पांचों विचार बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बेहद आवश्यक है। उनके द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये पुस्तक है उनका, उन्होंने लिखा है। उनमें उनके विचार दिए गए हैं। तो उनका जो पहला विचार था, वो पहला विचार ये था कि सरकार किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व नहीं हो सकता। यानी सरकार एकमात्र तत्व, यानी सिर्फ सरकार के रहने से ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि देश में हम प्रधानमंत्री को बैठा दिए और स्टेट में, राज्य में हम सीएम को बैठा दिए। सिर्फ यही अनिवार्य नहीं है, इसके अलावे भी और भी बहुत सारे कार्य करने होंगे, तभी वो क्या होगा? तंत्र होगा। सिर्फ मुख्यमंत्री को ही रख देने से या प्रधानमंत्री को ही रख देने से क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ये उनका पहला विचार था। उनका दूसरा विचार था कि जो प्रशासनिक तत्व है यानी सिविल सेवा, नौकरशाही इत्यादि, वो भी राज्य में होने चाहिए, वो भी राजनीति में होने चाहिए। सिर्फ राजनेता के होने से नहीं होगा, नौकरशाह को भी रखना पड़ेगा, प्रशासनिक सेवा वालों को भी रखना पड़ेगा, सिविल सेवा वालों को भी रखना पड़ेगा। एक राज्य को चलाने के लिए, एक जिले को चलाने के लिए क्या चाहिए? सिविल सर्वेंट चाहिए। एक पुलिस तंत्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रशासनिक तत्व चाहिए। अब नेता तो खुद चोर को पकड़ने के लिए लाठी लेकर नहीं आएगा, उसके लिए पुलिस का होना अनिवार्य है। तो यह रॉल्फ मिलीबैंड का दूसरा विचार था। अब देखिए तीसरा विचार ये था कि जो पुलिस होगा, ठीक है, या जो सैन्य होगा, वो क्या करेगा? वो राज्य का आदेश, अनुरक्षण या दमनकारी शस्त्र, यानी जो पुलिस होगा, जो सेना होगा, वो राज्य के जो नेता होंगे उसकी बात सुनेंगे, उसकी बात मानेंगे।
ये तीसरा विचार था। चौथा विचार ये होगा कि जो न्यायपालिका होगा, तो किसी भी संविधान में, किसी भी संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। न्यायपालिका किसी भी सरकार के अधीन नहीं आना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे प्रधानमंत्री को डांट फटकार लगा देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी भी सरकार के अधीन में नहीं आता। कोई भी कोर्ट चाहे तो वो हमारे सीएम को या पीएम को डांट लगा सकती है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका को संविधान की जो एक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर रखा गया है न्यायपालिका को, उसके बाद आता है कार्यपालिका, फिर व्यवस्थापिका। ठीक है, तो न्यायपालिका। और जो पांचवा विचार था वो ये था कि राज्य के अंदर में जितने भी स्थानीय निकाय होंगे या उपकेंद्र होंगे या कोई संस्था होगा, ठीक है, तो वो किसके अंदर में आएगा? वो सरकार की इकाई के अंदर में आएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में होगा। तो ये 5 विचार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर उस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आप जुड़ जाइए।